हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशाएं। तो जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशाएं थी, क्या चल रहा था राजनीति में, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। इसको हम कंप्लीट करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन से, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत में 16 बड़े राज्य में विभाजित था। तो जो पूरा उत्तर भारत है 16 बड़े बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 या 16 महाजनपद कहा जाता था। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं कौशल, काशी, मगध, अंग, बज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अश्मक और गंधार। इन 16 महाजनपद से क्वेश्चंस बनते हैं और इनकी जो राजधानियां हैं वो भी आती हैं। तो हम इनको फिर से देखेंगे, कौन कौन से हैं। 16 महाजनपद कौशल, काशी, मगध, अंग, बज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, सरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्मक और गांधार। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इनमें से कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इसमें जो प्राप्त 16 जनपद हैं इनके नाम में आते हैं अंग, भंग, मलय, अक्ष, वत्स, बच्छ, मगध। मगध को क्या कहा गया, महगह कहा गया है। मालव, कोच, लाण, मोली, मल्ल अर्थात कौशल, काशी, पाठ, समुद्र, अवध और वज्जी। ये नाम किस में दिए गए हैं, भगवती सूत्र में दिए गए हैं, जो कि एक जैन ग्रंथ है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 12 नहीं बल्कि 16 जनपद हमारे अंगुत्तर निकाय में है, 16 जनपद भगवती सूत्र में है। लेकिन जो नया अध्याय आया है अष्टाध्यायी पाणिनि का है, इसमें बताया गया है कि 22 जनपद थे। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। जो बिहार है वहाँ का भागलपुर और मुंगेर है वो किसके अंतर्गत आता था, अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इसकी राजधानी थी क्या, चंपा। महाभारत पुराणों में इसका प्राचीन नाम मलिनी प्राप्त होता है। तो जो महाभारत और जो कई पुराण हैं इसमें जो चंपा है इसका नाम क्या मिलता है, मलिनी मिलता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों को चंपा की गणना की जाती थी। जो चंपा है वो 6 बड़े बड़े जो नगर थे उनमें चंपा की गणना की जाती थी कि भैया ये भी महानगर है, मतलब उस समय का स्मार्ट सिटी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन जो 6 महानगर हैं इनके नाम प्राप्त होते हैं, जिसमें आते हैं चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। ये 6 महानगर हैं जिनका नाम कहाँ मिलता है, महापरिनिर्वाण सूत्र में प्राप्त होता है। मतलब इनको पा लिया तो निर्माण प्राप्त होगा। महापरिनिर्वाण सूत्र में दिए गए हैं 6 महानगर। कौन कौन से हैं, चंपा, राजगृह मतलब चंपा जहाँ राज करेगी, बसेगी बनारस, साकेत हमें संकेत मिल रहे हैं, कौशाम्बी कौशल होगा और अच्छी बस्ती होगी तो श्रावस्ती। 6 जगह के नाम हैं। फिर से देखो, चंपा, राजगृह, बनारस, का साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। दीघ्र निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो दीघ्र निकाय मतलब एक बड़ा सा निकाय है, दीघ्र निकाय के अनुसार बताया गया कि जो चंपा नगर निर्माण है वो किसने किया था, महागोविंद के द्वारा किया गया था, जो कि वास्तुकार हैं। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। जो वैशाली के लिच्छवी थे मतलब इनके लक्षण ही दिख रहे थे कि ये भैया स्वतंत्र रहेंगे, गणतंत्र स्थापित करेंगे, तो वैशाली के लिच्छवियों का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया है। सूत्र निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। तो सूत्र निकाय में वैशाली को क्या कहा गया है, मगधपुरम कहा गया है। मगध का पुर है ये वैशाली, सूत्र निकाय में ये कहा गया है। अब आते हैं कुछ आधुनिक स्थल और उनसे संबंधित राजधानी। जो पूरी महाजनपद थी उनकी राजधानी आती हैं क्वेश्चन में। तो पहले आती है कुरु। इसको आधुनिक स्थल में देखा जाए तो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर वाला क्षेत्र आता है कुरु के अंतर्गत, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। फिर इनको हम ट्रिक से याद कर लेंगे, है ना। तो यदि आपको याद नहीं है तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, बस पूरा वीडियो देखिए और पूरा जीके आपको याद हो जाएगा। आप एक बार और उसको रिवाइज कर लीजिएगा बस। पांचाल में वरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद अभी स्थल है, और इसके अंतर्गत आता है अहिछत्र और काम्पिल। 2 थी इनकी, है ना। पांचाल की 2 राजधानी थी, अहिछत्र और काम्पिल। कहाँ पर है,
बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा सूरसेन, मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इनकी राजधानी थी मथुरा। फिर है वत्स, यह प्रयागराज और जो बांदा वाला क्षेत्र है वहाँ आता है और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। फिर आता है कौशल, कौशल जो क्षेत्र है वह अवध का क्षेत्र है, अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है और इसकी भी 2 राजधानी थी, साकेत और श्रावस्ती। पांचाल की 2 राजधानियाँ और इसकी भी 2 राजधानियाँ हैं, साकेत और श्रावस्ती कौशल की। फिर आता है मल्ल, जो देवरिया है उसके अंतर्गत आता है मल्ल और इसकी राजधानी है कुशीनगर और पावा। कुशीनगर और पावा किसकी राजधानी है? मल्ल की है। फिर आती है काशी, काशी की जो वाराणसी है राजधानी भी है और अभी क्षेत्र भी वही है। फिर है अंग, भागलपुर जो मुंगेर वाला क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है और इसकी राजधानी है चंपा। फिर है मगध, मगध हमारा दक्षिणी बिहार पटना गया वाला क्षेत्र है और इसकी राजधानी है गिरिव्रज और राजगृह। फिर है बज्जी, बज्जी मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला क्षेत्र है और इसके अंतर्गत आता है मिथिला, वैशाली और जनकपुरी, इसकी राजधानियाँ थीं। नेक्स्ट है चेदी, यह बुंदेलखंड में आता है और सोस्तीवती इसकी राजधानी थी। कौन सी थी? सोस्तीवती थी। मत्स्य जयपुर वाला क्षेत्र है और विराटनगर इसकी राजधानी थी। अश्मक, यह गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी पोटली या पोतन इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है अवंती, यह पश्चिमी मध्य मालवा क्षेत्र है और इसकी 2 राजधानियाँ थी, उज्जैनी और माहिष्मती। फिर आता है गंधार, यह पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान वाला क्षेत्र है और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। कम्बोज, यह दक्षिण पश्चिमी कश्मीर में रजौली हजारा में बसा हुआ है और इसकी राजधानी है हाटक या राजपुर। चलिए हम इन 16 जनपद हैं इनको याद करते हैं, है ना। याद नहीं कि राजधानियाँ याद करते हैं, क्षेत्र तो याद हो जाएंगे। कुरु मतलब यहाँ पे कुरुक्षेत्र वाला है। महाभारत में कुरुक्षेत्र की राजधानी मतलब पांडवों की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ बोलते थे, कुरु इंद्रप्रस्थ में रहते थे, इंद्रप्रस्थ राजधानी हो जाएगी। पांचाल, पांचाली हैं, आइए छत्र लेके जाएंगी और इनको देखकर सब लोग कपने लगेंगे, अही छत्र और कामपिल। सूरसेन तो हमारे जो अग्रसेन हैं उन वाला क्षेत्र है और मथुरा से संबंधित हैं ये सूरसेन। फिर आता है वत्स, वत्स कौशाम्बी। वत्स को क्या चाहिए? बस शान चाहिए। वस्त्र मतलब अपने पहनने वाले वस्त्र को क्या चाहिए? शान चाहिए, तो कौशाम्बी। फिर आता है कौशल, तो कौशलाधीश किनको कहा जाता है? राम जी को कहा जाता है। और वो कहाँ रहेंगे? अयोध्या में रहेंगे, अवध में रहेंगे और अच्छी बस्ती बताएंगे और साकेत देंगे, है ना, संकेत देते हैं। तो साकेत और श्रावस्ती कौशल की राजधानियाँ हैं। फिर आता है मल्ल, मल्ल है कुशीनगर और पावा। तो जो मल्ल लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कुश्ती करते हैं और क्या खाते हैं? बड़े बड़े पाव, अच्छा मेवा वेवा खाते हैं। तो ये पावा पूरी इनकी राजधानी हो जाएगी मल्ल की और कुशीनगर इनकी राजधानी है। फिर आता है काशी, काशी बनारस, बनारस है, वाराणसी ही है। नेक्स्ट है अंग, अंग में क्या की जाती है? चंपी की जाती है, तो अंग से हो गया चंपा। मगध की 2 राजधानियां हैं, मगध पर गिरेगा वर्ज और राजा का वज्र गिरेगा तो गिरिव्रज और राजगृह, दोनों कहाँ की हैं? मगध की हैं। नेक्स्ट है बज्जी, बज्जी बाजी जीत गया मिथिला से वैशाली। बज्जी वैशाली मथुरा नहीं, बज्जी जीत गया मिथिला से वैशाली, तो मिथिला वैशाली राजधानी हो जाएंगी। चेदी, सोस्तीवती, सोस्तीवती जो चेदी से क्या याद रखेंगे? एक तो याद करनी पड़ेगी यार, चेदी सोस्तीवती। सुस्त से रहते हैं ये लोग, चैन से बैठे रहते हैं। चेदी चैन से बैठे रहते हैं, सुस्ती सुस्त रहते हैं। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, विराट है, बड़ी बड़ी सी मछली, विराट नगर इसके अंतर्गत आ जाएगा। अश्मक, तो अश्मक को रख लो पोटली में, तो पोटली, पोतली, पोतन ये अश्मक की राजधानी हो जाएगी। फिर आती अवंती, अवंती को पहला उज्जैन कहा जाता था, तो उज्जैन के पास ही माहिष्मती है, तो उज्जैनी और माहिष्मती। फिर आता है गंधार, तो गंध आ रही है तीक्ष्ण सी, तक्षशिला तीक्ष्ण गंधारी है। कम्बोज, थोड़ा सा कम्बोज रखो यार हाटक पे, हाटक मतलब घोड़ा, कम हाटक पे क्या रखो? कम्बोज रखो, तो हाटक इसकी राजधानी हो जाएगी। 16 महाजनपदों की राजधानी ट्रिक से याद हो गई। अब आता है वैशाली, बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली था, गणराज था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। बृहद्रथ का वंश है वो सबसे पहले किस पर अधिकार करता है? मगध पर करता है। इस वंश के पहले राजा थे बृहद्रथ और उनका पुत्र हुआ था जरासंध। वो ही जरासंध तो नहीं है जिनको कृष्ण जी ने मरवा दिया था, तो बृहद्रथ का पुत्र कौन है? जरासंध है। इसने गिरिव्रज या जो राजगृह है उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो सबसे पहले आता है वैशाली, क्या है? शक्तिशाली और
सबसे बड़ा गणराज्य है बुद्ध के काल में। उसके बाद आता है मगध। मगध पर सबसे पहले शासन किया था बृहदत्त ने। बृहदत्त का पुत्र रहता है जरासंध। जरासंध ने राजधानी बनाई थी किसको? राजगृह को। तो मगध पर गिरा था ग्रीव्रज, तो ग्रीव्रज को राजधानी बनाया था। राजगृह को जरासंध की राजधानी बनाया गया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक था बिंबिसार। यह हर्यक वंश का था। तो बुद्ध ग्रंथ बताते हैं कि सबसे प्रतापी शासक रहा है मगध का, उसका नाम है बिंबिसार, क्योंकि इन्हीं के समय था ये, और हर्यक वंश का था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक था ब्रह्मदत्त। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंतोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोल्ये, पावा और कुशीनारा के मल्ल, पप्पलीवन के मौर्य आदि गणराज्य पर भी अधिकार था। देखो जो ब्राह्मण वगैरह होते वो काशी जाते पढ़ने, तो काशी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हो जाएगा? ब्रह्मदत्त हो जाएगा। इसने कौशल जीता था, इतना कौशल था ना, कौशल जीत लिया था। लेकिन बाद में जो कौशल के राजा थे कंस मथुरा का नहीं है। कहाँ पे? अभी ये जो इतिहास पढ़ रहे हैं इसमें जो कंस मिल रहा है वो कहाँ का है? कौशल का है। इसने क्या किया? ये कौशल जीतने आए थे, कौशल जीत भी लिया, फिर इनने काशी पर हमला किया और क्या जीत लिया? काशी को जीत लिया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे गया, प्रसेनजीत मतलब मथुरा वाला क्षेत्र भी कौशल में बना लिया। कपिलवस्तु के शाक्य, केशपत्तु के कलाम, रामगांव के कौल्य, पावा कुशीनारा के मल्ल, पप्पलीवन के मौर्य आदि भी गणराज्य में अपने शामिल कर लिए थे कौशल में कंस के द्वारा। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं का एक गुट था। तो प्रसेनजीत एक कोई राजा नहीं है बल्कि क्या है? 5 राजाओं का एक गुट है। किसमें कहा गया है? संयुक्त निकाय में कहा गया है। रामायण कालीन कौशल राज्य की जो राजधानी थी वो थी अयोध्या। रामायण कालीन है ये कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तर भाग की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की थी राजधानी शाकित। तो कौशल की पहले राजधानी थी अयोध्या, उसके 2 नगर थे श्रावस्ती और अयोध्या। बाद में जाके कौशल के 2 भाग हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है। उत्तर वाला होता है श्रावस्ती, दक्षिण वाला होता है शाकित। उत्खनन के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है। मतलब जो श्रावस्ती था, जो पूरी बस्ती थी वो अर्धचंद्राकार में बसी हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में मल जनपद जो जनपद है वो स्थित थी। मल थे कहाँ थे? देवरिया में। इसके भी 2 भाग थे। एक राजधानी थी पावा अर्थात पेड्रोना और दूसरी राजधानी थी कुशीनगर। तो भैया ये भी 2 में बट गया। कौन? हमारा मल्ल गया था खाने पावा और वहाँ पे मिल गए कुश्ती वस्ती करने वाले लोग। तो बस तो एक बन गया पावा या पडरौना और दूसरा हो गया कुशीनगर। किसकी है? मल्ल की राजधानी हो जाएगी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड की पूर्वी और उसके समवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित थी। तो बुंदेलखंड में मैंने पढ़ा था चेदी है, और इसकी राजधानी क्या थी? सोस्तीवती थी, जिसकी जो पहचान है महाभारत में हमें शक्तिमती या शुक्तिमती के रूप में भी मिलती है। महाभारत काल में चेदी का शासक था शिशुपाल, जिसको कृष्ण जी ने मारा था। जिसका वध किसने किया था? कृष्ण जी ने किया था। प्रयागराज जो है उसके आसपास वाले क्षेत्रों में वत्स महाजनपद विकसित थी। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के कारण कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। तो मतलब इनके एक राजा थे जिनका नाम था निच्छु। ये हस्तिनापुर में गंगा में बह गए और जाके कहाँ मिले? हस्तिनापुर से बहने के बाद ये प्रयागराज आ गए। तो वहाँ पे बना लिए ने मतलब कौशाम्बी की में पकड़े गए और इनको ही राजधानी बना लिया। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन होता था। तो कहाँ पे? जो प्रयागराज वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कौन से राजा वास करते थे? पौरव वंश रहते थे। प्रयागराज से बना है, मतलब पौरव वंश से बना है प्रयागराज। यहाँ का शासन कौन करता था? ये शासक था उदयन। बुद्ध भिक्षु पंडोला ने उदयन को बुद्ध मत में दीक्षित कराया था। तो भैया इनने डाला डेला और पिंडदान करवा के उदयन का ही पिंडदान करवा दिया। तो बुद्ध भिक्षु हैं पंडोला, इनने उदयन को बुद्ध मत में दीक्षित कर लिया था। उदयन वासदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। जो उदयन है और जो वासदत्ता हैं ये इनकी लव स्टोरी चलती है और ये कहाँ से फेमस है? उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भाष्य ने अपने नाट्य
स्वप्नवास दत्ता में वर्णित किया है। तो किसने लिखी है? तो ये महाकवि भाष्य के द्वारा लिखा गया है इनका पूरा प्रेम प्रसंग। और स्वप्नवास दत्ता में किन किन की है? उदयनवास दत्ता की हैं। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभाग में फैला हुआ है। कुरु वो महाभारत वाला क्षेत्र है, ये दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर में फैला हुआ है। महाभारतकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित है। बुद्ध के समय यहाँ के राजा होते थे कौरव। कौन थे? कौरव, ये वो वाले हैं कौरव। पांचाल महाजनपद आधुनिक रोहिलखंड में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले में से मिलकर बना हुआ है। जो पांचाल है, पांचाल से थी ना, तो बस वो कहाँ पर है? पांचाल रोहिलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद से है। प्रारंभ में इसके दो भाग होते थे। उत्तर पांचाली की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी थी काम्पिल। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत ही कन्याकुब्ज का प्रसिद्ध नगर आता है। कन्याकुब्ज जो है, जहाँ पर वो गए थे कानकुब्ज में, कृष्ण जी की एक स्टोरी चलती है और वहाँ पे एक फेमस है, उनका एक घटना घटी थी, वो कानकुब्ज में ही स्थित है और पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता है। पांचाल महाजनपद की सीमाएं हिमालय की तलछटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक फैली हैं। पूर्व में कौशल और पश्चिम में कुरु महाजनपद से फैली हुई है। तो कुरु इनसे लगा हुआ है, पूर्व में कौशल लगा हुआ है और उत्तर में देखा जाए तो हिमालय है और दक्षिण में चंबल नदी है। पांचाल मूलतः एक गणतंत्र था, मतलब गणतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। यहाँ पर राजा राज करते थे, गणतंत्र नहीं था। सिर्फ वैशाली ही रही है हमेशा से गणतंत्र। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक यह गणराज्य हो गया था। पहले ये क्या था? राजतंत्र था, लेकिन जब कौटिल्य आए अर्थशास्त्र में बता दिया गया ये तो भैया गणराज्य है। फिर आती है मत्स्य जनपद या महाजनपद। ये कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था ये मत्स्य। और जहाँ पर जो पांडव थे ना, अज्ञातवास के समय गए थे मत्स्य में, तो इसका वर्णन वहाँ मिलता है। इसके अंतर्गत वर्तमान में अलवर, भरतपुर के भाग आते हैं। इनकी राजधानी थी विराटनगर। जो वहाँ के राजा कौन थे? विराट थे, इसलिए उनके नाम पर रखा गया इसका नाम विराट। फिर आता है सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र के अंतर्गत बसा हुआ है। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बसा हुआ है। मतलब जहाँ से हमारे उग्रसेन जी आते थे ना, बस उसी से याद कर लो सूरसेन कहाँ से आते हैं, ब्रजमंडल क्षेत्र से आते हैं। इनकी राजधानी थी मथुरा। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई कहा जाता है। इसको क्या कहा है? एक यूनानी लेखक है, इन्होंने इसको क्या कहा है? सूरसेनोई कहा है। इसकी राजधानी थी मैथोरा, मैथोरा अर्थात मथुरा। ये थोड़ा सा बंगाली वो आ रहा ना, तो मैथोरा और सूरसेनोई इसकी राज्य थे। किसने कहा? यूनानी लेखक की द्वारा कहा गया है। अशमग महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और ये इस जनपद केवल एक ऐसी जनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित थी। नेक्स्ट है अवंती महाजनपद। यह पश्चिम और मध्य मालवा क्षेत्र में बसा हुआ है। इस महाजनपद के दो भाग थे। पहले आते हैं उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। गौतम बुद्ध के समय यहाँ पर राजा था राजा प्रघोत। किसके समय? गौतम बुद्ध के समय जो राजा प्रघोत हैं उनका संबंध कहाँ से था? उज्जैनी से था। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रघोत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रघोत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। बुद्ध पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से प्रघोत बुद्ध बना था। जो प्रघोत है या प्रघोत है ये कहाँ का राजा था? उज्जैनी का था। इसके बिंबिसार के साथ अच्छे संबंध थे। जब इसको बीमार हुआ तो इन्होंने, जो बिंबिसार हैं, इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेज दिया। प्रघोत इतना प्रभावित हुआ, ठीक हो गया, तो महाकच्छायन ने इनको बौद्ध धर्म में पुरोहित बना दिया या बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। प्राचीन भारत में उत्तर भारत के जो दो जनपद थे वे जनपद थे गांधार और कम्बोज। कहाँ पे? उत्तर भारत में स्थित हैं दो जनपद, गांधार और कम्बोज। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर रावलपिंडी वाले जिले में आता है। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा की गई थी। गांधार महाजनपद का दूसरा नाम आता है पुष्कलावती। कौटिल्य ने कम्बोज को वार्ता स्तूपजीवी संघ कहा है। किसको कहा है? कम्बोज को कहा है कि ये भैया वार्ता स्तूपजीवी संघ है, अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। किसमें? अर्थशास्त्र में कहा गया है कौटिल्य के द्वारा।
प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। हमने कहा क्या बोला था, कंबोज मतलब घोड़ों के लिए जाना जाता ना, घाटक इनकी राजधानी थी कंबोज की। और इसको कौटिल्य के द्वारा कहा गया है वार्ता स्त्रोपजीवी, मतलब जो पशुपालन पर, कृषि पर, वाणिज्य और अस्त्र शस्त्र पर, शास्त्र पर जीवन यापन करते हैं। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल महाजनपद, मगध महाजनपद, वत्स और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थी। हमारा अवंती मतलब उज्जैन तो हमेशा शक्तिशाली रहा है, कौशल, मगध और वत्स भी शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये महाजनपद हैं काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। तो मतलब सबसे ज़्यादा महाजनपद कहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश में है, कौन कौन सी, काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्य थे जिनके अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। ये गणराज्य में आते हैं पहले कपिलवस्तु के शाक, सुमसुमारगिरी के भंग, अलकप्प के बुली, केशपुत्ता के कालालाम, रामगांव के कौल्य, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। ये सब आते हैं कौन, गणराज्य थे किनके समय, बुद्ध काल के समय थे। कौन कौन से, कपिल के शाक्य, सुषुमारगिरी के भंग, अलकप्प के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कौल्य, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, क्योंकि आहत से बनाया जाता था इनको, है ना। ये चांदी के बने होते थे, इनके ऊपर ठप्पा लगाकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा गया है, पंचमार्क सिक्के कहा गया है। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल के मध्य में प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष का टीका है जिसका नाम है सुमंग विलासिनी में वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। किनका है, बुद्ध घोष का है भैया। बुद्धि से सब सुमंगल होता है, सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। नेक्स्ट आते हैं मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, जो कि लगभग 544 से 492 तक रहा है। यह हर्यक वंश का शासक था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। क्या कहा गया है, श्रेणी कहा गया है बिंबिसार को। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध का नरेश बना। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना, तो चेटक है उसकी बहन नहीं बल्कि पुत्री से, जिसका नाम था चेलना या छलना, के साथ विवाह करके मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित की। दूसरा विवाह इस संबंध इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ किया था। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत प्राप्त हुआ था। मतलब जो प्रसेनजीत थे उनकी जब बहन की शादी हुई महाकौशला की, तो इनने काशी इनको दहेज में दे दिया। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध में मद देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था, जिससे मदों का सहयोग उनको प्राप्त हुआ था। अंग के शासक थे बृहदत्त, इसको पराजित करके उनको अपने राज्य में मिला लिया था। अंग पर इन्हें शासन किया था, मतलब वहाँ के जो बृहदत्त थे उनको पराजित करके अपने शासन में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध संघ के निर्मित प्रदान किया था। तो विनय पिटक से मतलब इतना विनय था कि इतना वेणुवन भगवान बुद्ध को दे दिया, किसने, बिंबिसार ने। दीघ्र निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने जो चंपा है वहाँ के ब्राह्मणों को संपूर्ण आमदनी दान दे दी थी। तो वहाँ से जितनी भी उनको आमदनी प्राप्त होती थी वो सब किनको दे दी थी, चंपा के ब्राह्मणों को दे दी थी। दीघ्र निकाय से प्राप्त होता है। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध और जैन धर्म में मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों बताते हैं कि बिंबिसार भले इतना दानी था, इतना अच्छा था, लेकिन उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसको बंदी बनाया और कारागार में डाल दिया। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई थी। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र, जिसका नाम था कुणिक या अजातशत्रु, ये शासक बना मगध का। कब बना था, 492 से बना, 460 तक रहा था।
इसने अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में मगध कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गए थे। मगध और कौशल जैसे ही बैठा और लड़ाई स्टार्ट हो गई, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु और कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री विजरा का विवाह अजातशत्रु से किया था। क्या नाम था इसका? वज्रा था। इसका विवाह अजातशत्रु से किया था। पुनः काशी के ऊपर अपना अधिकार स्वीकार कर लिया था। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर की थी। किसने की है पाटलिपुत्र की स्थापना? उदयन ने की है, गंगा और सोन नदी के संगम पर। इससे ने मगध साम्राज्य की राजधानी भी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थापित कर दिया। नेक्स्ट आते हैं शिशुनाग वंश। इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। किसको कहा गया है? महावंश टीका में कहा गया है। पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई थी। इसने क्या जीता था? अवंती जीती थी शिशुनाग ने। इसने मगध साम्राज्य की पश्चिम सीमा मालवा तक पहुंचा दी थी। उज्जैनी कहाँ है? मालवा में है। इस विजय के पश्चात शिशुनाग के वश के ऊपर से भी अधिकार हो गया था, तो वश है उस पर भी अधिकार कर लिया ने, क्योंकि यह अवंती के अधीन था। अवंती और वश पर अधिकार हो जाने पर पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया था। अभी अवध कहाँ पर है? बिहार वाले क्षेत्र में है। जैसे इनको क्या मिला? उज्जैनी मिला, वश मिला, तो ये क्या हो गया? पश्चिमी व्यापार है, वाणिज्य है, वहाँ के मार्ग इनको मिल गए। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया, दूसरी जो वैशाली थी उसको अपनी राजधानी बनाया, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बनी थी वैशाली। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया है। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक शासक बना था, जिनके समय बौद्ध संगीति हुई थी ना कालाशोक के समय। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। उदयन ने बनाई पाटलिपुत्र और इनने क्या बना दी? पाटलिपुत्र को ही फिर से बना दिया। किसने? कालाशोक ने। इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी, जिसको हम देख चुके हैं। इस बौद्ध संगीति में बुद्ध संघ दो संप्रदाय अर्थात स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया था। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी मनुष्य या व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी थी। घूम रहे थे, कोई व्यक्ति गया और उनको भगवान के पास पहुंचा दिया। कहाँ पे कहा गया है? बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में ये कहा गया है। दूसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? स्थविर और जो महासांघिक थे वह विभाजित हो गए थे। बौद्ध धर्म में ये दो अलग शाखाएं बन गई थी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों में सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया था। 10 पुत्र थे, 22 वर्षों तक शासन किया। बस कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया था। फिर आते हैं शिशुनाग वंश का अंत। बाद में नंद वंश की स्थापना हुई, जिस व्यक्ति ने इस निम्न वर्ण से संबंधित था। नंद वंश किससे संबंधित था? एक निम्न वर्ण से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में इसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है, लेकिन पुराणों में इसको महापद्म जबकि महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापद्मानंद शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र पत्नी या स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वाह यार, सभी इनसे उत्पन्न हो रहे हैं। तो पुराणों के अनुसार जो महापद्मानंद है वह शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की जो शूद्र स्त्री थी उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार यह नापित अर्थात नाई पिता और वैश्या माँ का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजाओं ने राज्य किया है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? नवनंद कहा गया है। 9 राजा मतलब नवनंद। महाबोधि वंश के अनुसार इसके नाम उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक और दशसिद्धक, कैवर्त और घनानंद कहे गए हैं। तो घनानंद सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसके और नाम कौन कौन से हैं? उग्रसेन है, पांडुक है, पांडुगति है, भूतपाल है, राष्ट्रपाल है, गोपीवाशक है, दशसिद्धक है और कैवर्त है। नेक्स्ट आते हैं बोधि साहित्य के अनुसार बिंबिसार ने नंदों तक के राजाओं पर शासन किया है। तो बोधि
जो बौद्ध साहित्य इसके अनुसार जो बिंबिसार है इसने नंदों तक के राज्यों पर शासन किया था, जहाँ तक नंद थे। पहले वंश के नाम, राजा का नाम और शासनकाल, कब से कब तक किसका शासन रहा है। सबसे पहले आता है हर्यक वंश, जो कि मगध पर था, 544 से 412 ईस्वी तक रहा था। इसमें आते हैं मुख्यतः बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और उसके उत्तराधिकारी। जो बिंबिसार है इसने 544 से 492 तक शासन किया था। अजातशत्रु ने 494 से 460 तक किया था। फिर उदयन वगैरह उसके जो उत्तराधिकारी रहते हैं वह 460 से 412 तक ही राज्य स्थापित कर पाए। फिर आते हैं शिशुनाग वंश, इसमें 412 से 344 ईसा पूर्व तक ने शासन किया था। इसमें आते हैं मुख्यतः शिशुनाग, जिसने 412 से 394 तक शासन किया। काकवर्ण, जिसको काला शुक कहा जाता है, इसने 394 से 366 तक शासन किया। काकवर्ण के 10 पुत्र थे, इन्होंने 22 साल शासन किया था और 366 से 344 तक इन्होंने शासन किया। फिर आता है नंदवंश, फेमस है, महापद्मानंद इसके प्रमुख रहे हैं। उग्रसेन इसको कहा जाता है। 344 से 321 तक ईसा पूर्व ने शासन किया है और इसके 8 पुत्र भी थे और ये इतने राज कर पाए। 9 लोगों ने राज किया है इस पर, नंदवंश के। फिर आते महापद्मानंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है। महापद्मानंद को क्या कहा गया है? कली का अंश, सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला, दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एक छत्रक या एक छत्र शासन की स्थापना की थी और एक राट की उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं उसमें आते हैं इक्ष्वाकु, कलिंग, अश्मक, पांचाल, काशी, हर्य, कुरु, मिथिला हो सकता है ना, और सूरसेन और वितिहोत्र। इसके समय जो राज्य मिलते हैं कौन कौन से हैं? इक्ष्वाकु है, कलिंग है, अश्मक है, पांचाल है, काशे है, कुरु है, मैथिल है, शूरसेन है और वितिहोत्र है। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष और अश्मक ने 25 और पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, हरियर ने जो है वंश उसने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष, मिथिला ने 28 वर्ष, सूरसेन ने 23 वर्ष और वितिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किए हैं। वाह यार, इनका ही बता दिया। मत्स्य पुराण ने बता दिया कि भैया इक्ष्वाकु 24 घंटे तक रहे थे, मतलब 24 वर्ष तक रहे थे। कलिंग ने भैया 32 ही सुनी थी विक्रम की, विक्रम 32 मतलब 32 वर्ष रहे थे। अश्मक ने भैया पचा नहीं पाया वो मणि, तो 25 वर्ष रहा। पांच चले थे साथ साथ 27 तक। काशी 24 घंटे घूमा तो 24 वर्ष। हरिया का 18 वाले इसने वो लगाई थी अटक वटक, हरिया हार गया था तो 28। कुरु 36 का था कुरु। मिथिला ने 28, इसने वो टक वटक लगा दी हरियाक ने, और मिथिला ने। सूरसेन ने 23 सूरसेन का। वितिहोत्र ये 20 वर्षों तक रहा है, 20 से 20 वितिहोत्र शासन किया है। मत्स्य पुराण में ये उल्लेख मिलता है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में इसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। तो हाथी गुफा से क्या मिलती है? खारवेल की कलिंग विजय की बात मिलती है। नंद वंश का अंतिम शासक जो राजा था वह था घनानंद, जो कि सिकंदर का समकालीन माना जाता है। यूनानी लेखक ने इसे अग्रमीज या उग्रसेन का पुत्र कहा है। किसको? घनानंद को, यूनानी लेखकों ने। और ये सिकंदर के समकालीन था। जोनोफोन ने इसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया था। तमिल और शैली ग्रंथों में भी इसकी अतुल्य संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रशाल इसका सेनापति था। घनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई थी, इसलिए तो इतना बहुत है। ये शक्तिशाली था, धनाढ्य व्यक्ति था। किसने कहा? जोनोफर ने कहा है। और तमिल और जो शैली ग्रंथ है इसमें भी इसकी संपत्ति की सूचना मिलती है। चारों ओर घृणा, असंतोष का वातावरण व्याप्त था। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी और नंदवंश का अंत कर दिया। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मानंद के मित्र थे। जो व्याकरणाचार्य पाणिनि है वह किनके मित्र माने जाते हैं? महापद्मानंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वारुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद वंश के काल में ही हुआ था। जो उपवर्ष, वारुचि और जो कात्यायन है वो नंद काल में उत्पन्न हुए हैं। नंद शासक जैन मत के पोषक थे।
कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। कल्पक था, कल्प वर्ष ले रहा होगा तो कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्षत्रियों का विनाशक। घनानंद के जैन अमात्य सल्टाक और स्थूलभद्र थे, तो इन्होंने भैया इनकी शक्ल टाल दी थी और स्थूलभद्र बना दिया था, इसलिए इन्होंने इसको उठवाई दिया। तो जो धनानंद है, इनके जैन अमात्य का नाम क्या है, शाकताल और स्थूलभद्र है। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतनुयायी होने की सूचना मिलती है। मुद्रा राक्षस से भी जैन के मतनुयायी होने की सूचना मिलती है। अब आते हैं पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं के शासनकाल। किसने कब तक शासन किया है, कई पुराण के अनुसार। शिशुनाग 40 वर्षों तक शासन किया। काकवर्ण ने 26 साल तक, क्षेमवर्धन ने 36, क्षेमजीत या छतोदश ने 24, बिंबिसार ने 28, अजातशत्रु ने 27, दर्शक के द्वारा 24, उदयन ने 33, नंदीवर्धन ने 40, महानंदन ने 43, महापद्म और इसके जो 8 पुत्र थे उनके द्वारा 100 वर्षों तक, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्षों तक शासन किया था। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं, तो सबसे पहले सिक्के कौन से प्राप्त होंगे, चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिन्हें आहात सिक्के कहा जाता था। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहात सिक्के या पंचमार्क सिक्के हैं, जो चांदी से बने होते थे। इसके ऊपर थप्पा देकर निशान बनाया जाता था, इसलिए इसको आहात सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ओके। अंग की राजधानी चंपा थी, कौशल की अहिछत्र नहीं थी। अहिछत्र ये राजधानी है अपनी किसकी, पांचाल की, ना कि कौशल की। इनकी तो वो थी ना श्रावस्ती और शाकित। फिर आते हैं वस्त की कौशाम्बी थी, मत्स्य की विराट थी। ये सभी सही है, कौन सा गलत है, बी गलत है। कौशल महाजनपद की राजधानी शाकेत या श्रावस्ती थी, जबकि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है, राजा को राज्य बताने हैं। प्रद्योत हमारे उज्जैन से संबंधित है, इनको उदर रोग हो गया था ना, अवंती से संबंधित है पहले का। तीसरा, तो तीसरा वाला ही सही हो जाएगा। उदयन है वत्स से, ऊदम करते हैं बच्चे, वत्स। प्रसेनजीत ये आते हैं कहाँ से, प्रसेनजीत कौशल से थे। फिर अजातशत्रु आते हैं मगध से। देखो, प्रद्योत अवंती के हैं, उदयन वत्स से हैं, प्रसेनजीत कौशल के थे और अजातशत्रु का संबंध है मगध से। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य से आते हैं, तो चंड प्रघोत का संबंध है अवंती से, इनको जलोदर रोग हो जाता है। चंड प्रघोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। बिंबिसार के समय मगध के साथ चंड प्रघोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रघोत के पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो किस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है कि नंद राजा के द्वारा एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर इन्होंने खोदी थी, कलिंग में। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है कि नंद राजा महापद्मानंद की कलिंग विजय सूचित थी, जिसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया था और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो उज्जैन को कहा जाता था अवंती, जहाँ पे शक्तिपीठ स्थित है, अवंती माता का मंदिर है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है अवंतिका। अवंतिका माता का मंदिर है उज्जैन में, शक्तिपीठ है ये, तो वहीं के नाम पर रखा गया उज्जैन का नाम उज्जैनी और अवंती। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपद में से एक थी। अवंती की 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता है। नीचे दिए गए कुछ अंक स्थित हैं, हमें उनको बताना है, ओके। देखो, पहला वाला जो ई बता रहा है वो किसको बता रहा है, ए का संबंध दिखा रहा है राजस्थान वाले क्षेत्र से। देखो, राजस्थान से है, राजस्थान में क्या होगी, विराटनगर होगा। ये बी का बता रहा है अवंती, सी बता रहा है वत्स और डी बता रहा है अंग, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। देखो, मत्स्य की राजधानी कौन सी है, जयपुर में स्थित है मत्स्य, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। पश्चिम
और मध्य मालवा क्षेत्र में आती अवंती महाजनपद, और इसकी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की महेश्मती। आधुनिक इलाहाबाद वाला जो बांदा वाला क्षेत्र है वह प्राचीन काल में वस्त महाजनपद के अंतर आता था। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। बिहार के वर्तमान भागलपुर मुंगेर में अंग जनपद स्थित है, जिसकी राजधानी चंपा थी। प्राचीन नगर जो कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं, तो बहुत सारे हैं। विराटनगर भी मिलता है, मुख्यतः तो विराटनगर मिलता है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन हटा दिया है। मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत महाभाष्य दोनों में मिलता है। विराटनगर अर्थात वैराट राजस्थान के जयपुर में है। महाभारत में पांडव ने यहाँ पर अज्ञातवास बिताया था, और इसका उल्लेख भी महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक, इनका नाम है उदयन। गंगा और सोन के संगम पर इन्होंने पाटलिपुत्र बसाई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी भी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नागवंश और मौर्य वंश की राजधानी भी रहा है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से सत्य कौन सा है ये बताना है। इसकी उत्तर में नर्मदा है और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है पाटलिपुत्र। प्राचीन पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है, उत्तर में गंगा से, पश्चिम में सोन नदी से घिरा है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्य वंश के शासक उदयन ने की थी और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, लेकिन विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए हम चंद्रगुप्त मौर्य को सही मानेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन। कहाँ गया उदम करने वाला? उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था? उदयन के द्वारा। उदयन वासदत्ता की जो दंत कथा है, इसका संबंध कहाँ से है? उज्जैन से है। उज्जैन की थी वासदत्ता। उदयन वासदत्ता की जो दंत कथा है वह उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भाष्य ने अपने नाट्य स्वप्न वासदत्ता में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ये कथा उस समय की है जब उदयन और उज्जैनी के कारागृह में कैद थे। ये कुछ आते हैं संगीत वगैरह बजाने, कारागृह में बंद रहते हैं, तो ये अपनी पुत्री को भेज देते कि जाओ वासदत्ता तुम सीख कर आओ। ये उनसे प्रेम कर बैठती हैं, और ये पूरी कहानी दी गई है किसमें? स्वप्न वासदत्ता में। महाकवि भाष्य की है। सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मगध सबसे पहले आया था 6ठी ईसा शताब्दी पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, जो कि लगभग 544 से 492 तक रहा है, और यह हर्यक कुल से संबंधित था, हर्यक वंश का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होकर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बन गया? तो ये था मगध। एक समय में सिकंदर भी इससे डर गया था कि भाई ये मगध पर आक्रमण नहीं कर सकते। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसको समृद्धशाली संपन्न बताया गया है। मगध की कौशल अंग काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंद्विता रही है। इसमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष और अंततः मगध सफल रहा था। प्रारंभिक गणतंत्र कौन सा है? तो वैशाली थे। वैशाली के लिच्छवी रहे हैं, शाक्य भी कई बार रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा अलग ही। युद्ध मतलब उपयुक्त सभी आएगा, है ना आंसर। इसको देखा जाए तो उपयुक्त सभी मानेंगे, क्योंकि देखो 2-3 अच्छा इसमें नहीं है, ये क्वेश्चन तो फिर गलत होना ही था, क्योंकि इनने बोला है कौन सा नहीं है, जबकि ये सभी रहे हैं गणतंत्र, तो क्वेश्चन घट जाएगा। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्य अस्तित्व में आए थे। पहले आता है कपिलवस्तु में शाक्य थे, सुरसुमार गिरी में भंग, अलकप्य के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोल्य, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह,
योधेय गणराज्य का पहला उल्लेख हमें पाणिनि में मिलता है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी योधेय गणराज्य से समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणराज्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान रहा है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला गणतंत्र है, विश्व का पहला है, और वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रमुख थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? लिच्छवी में थी, अर्थात वैशाली में थी। लिच्छवियों के द्वारा स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म युक्त जोड़ी है? मतलब सही होगी। पार्श्वनाथ ज्ञानत्रिका, ओके। फिर आते हैं बिंदुसार का शाक से, स्कंदगुप्त का मौर्य से, और चेटक का लिच्छवी से। चेटक की बहन आती है लिच्छवी गणराज्य से, तो ये वाली सही हो जाएगी डी। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो बुद्ध में बताना है तो वो हो जाएगा हमारा अंगुत्तर निकाय। बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना इस प्रकार है। मगध, अंग, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 जनपदों की सूचना मिलती है। 16 जनपदों की सूचना कहाँ मिलती है? हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय से। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि 16 महाजनपद के बारे में बताता है? अंगुत्तर निकाय बताता है। 16 जनपदों में जो बौद्ध साहित्य इसमें प्रायः उल्लेख है। कौन से जनपद के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेख है? तो मगध है, अश्मक है, कंबोज है, तीनों हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणकार हेतु है। इसका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इसके व्याकरण का निर्माण अष्टाध्यायी ने किया है। अष्टाध्यायी के 8 अध्याय हैं, लगभग 4000 सूक्त हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है, जिसमें आती हैं मगध, अश्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन आदि, जो कि बौद्ध के अंगुत्तर निकाय और जैन के भगवती सूत्र में 16 जनपदों की सूची में मिलती हैं। भारत के प्राचीन 16 महाजनपद, जिन्हें 16 जनपद कहा जाता है, उनकी सूची में सही उत्तर बताइए। तो अंगुत्तर निकाय में इनका वर्णन है, भगवती सूत्र में इनका वर्णन है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी की थी काम्पिल्य। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, जबकि दक्षिणी की जो राजधानी थी वह काम्पिल्य थी। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। चंपा किस महाजनपद की राजधानी रहा है? तो चंपा का संबंध रहा है अंग से। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर मुंगेर जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मलिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंदन ने की थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती किसकी राजधानी थी? जो शक्तिमती है वो राजधानी रही है किसकी? चेदी की। सुक्तिमती भी इसको कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्व और उसके सीमावर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सुक्तिवती है, जिसकी महाभारत में हमें पहचान मिलती है शुक्तिमती से। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम है, उसका नाम है अश्मक। पोटनी इसकी राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 6ठी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपद में अश्मक नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य स्थित थी। इसकी राजधानी थी पैठन, पोतन, पोतली आदि नाम मिलते हैं। प्रतिष्ठान भी इसके नाम मिलता है।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित थी राजस्थान में, और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में थी, इसकी राजधानी थी विराटनगर। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था बृहदत्त का वंश। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। उसने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह गिरिव्रज। प्राचीन महाजनपद में मगध की पहली राजधानी का नाम आता है? इनमें से कोई नहीं, राजगृह या गिरिव्रज थी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? राजगृह रही है, गिरिव्रज रही है, पाटलिपुत्र रही, लेकिन कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं थी। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी रही हैं, किंतु जो कौशाम्बी है उसका संबंध वत्स राज्य से है और हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित हुई थी हर्यक वंश के समय। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो अर्धचंद्राकार हमने पढ़ा था। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत अर्थात प्राचीन श्रावस्ती नगर से होती है। इसके उत्खनन के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। मगध के किस जो प्रारंभिक शासक हैं, इन्होंने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो ये अजातशत्रु है, इसने अपने पिता को मारा था, फिर इनके बच्चों ने इनको मार दिया। मगध का शासक अजातशत्रु जो कि 492 से 460 तक शासन किया है, ने अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या की थी और राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो आ जाएगा हमारा अजातशत्रु, और पिता का था शत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया था? तो वज्जी गण संघ को हराया और उसको आत्मसात कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा अजातशत्रु। बाजी मारी, वज्जी को भी हरा दिया। वैशाली के वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध और वज्जी संघ में मनभेद रहे होंगे, मनमुटाव थे, जो कि अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान था चेटक। इसने 9 लिच्छवी, 9 मल्ल और 18 गणराज्य काशी कौशल को भी एकत्रित करके मगध गणेश मतलब जो नरेश थे उसके विरुद्ध में एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। और भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता हुआ था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम किया और जो पाटलीग्राम है उसमें सद्रण दुर्ग का निर्माण किया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे। उसका संगठन कमजोर हो गया और अंतोगत्वा अजातशत्रु आए, उन्होंने आक्रमण किया और लिच्छवियों को पराजित कर दिया और पूरे भूभाग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासन में हुआ था? मतलब मगध पर हो गया, मगध का मालवा पर मगध की सत्ता आ गई। किसके समय? शिशुनाग के समय आई थी। उज्जैन को जीता था इसने। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में लाया था। मगध में नंद वंश का संस्थापक है हमारा महापद्मनंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व रहा। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद है। उग्रसेन को कहा जाता है पुराणों में। महापद्मनंद को सर्वछत्राटक और अपरो परशुराम कहा गया है, मतलब दूसरा परशुराम भी इसको कहा गया है कई जगह। मगध का कौन सा सम्राट था जिसको अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये है महापद्मनंद, नंद वंश का संस्थापक।
वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो ये है, ऑप्शन में है ही नहीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय भी प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री विजरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया तो शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया था, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त कर दिया। अंततः विकल्प स्पष्ट नहीं है। वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था? उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा थी उसने शिशुनाग को अपना आंसर माना था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन रहा? तो भैया मौर्य आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के अंत करने के बाद नंद वंश की 9 राजा आए हैं, जिसे नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने पर जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी। चारों ओर घृणा, असंतोष का वातावरण व्याप्त था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी और नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मौर्य वंश का शासन स्थापित हो गया था। इसके उपरांत शुंग, कर्ण, गुप्त आदि शासन भी किए हैं। राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसने वहाँ पे कलिंग पर आक्रमण किया था, वहाँ का है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में राजा नंद का वर्णन मिलता है। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। उसके विषय में जानकारी उसके प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। नंद वंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाई गई थी। इसका उल्लेख भी हमें इसी अभिलेख से प्राप्त होता है, अर्थात नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। द्वितीय मगध राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आता है कौन सा हमारा? सबसे पहले आएगा हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश स्थापित होगा, फिर मौर्य वंश, फिर आता है शुंग वंश। तो हर्यक वंश रहा है 544 से 412 ईसा पूर्व तक। नंद वंश रहा है 344 से 321 ईसा पूर्व तक। मौर्य रहे हैं 321 से 184 वर्ष पूर्व तक, और शुंग का रहा है 184 से 75 ईसा पूर्व तक। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका संबंध था बिंबिसार, और उन्हें भेजा था चंद्रप्रभोत के इलाज के लिए उज्जैन। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में था। बिंबिसार ने इसे राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रभोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। निम्नलिखित नीचे दिए गए कुछ कथन हैं, उनको बताना है, सही उत्तर बताना। ओके। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही है भैया, 6ठी शताब्दी में जैन बौद्ध वगैरह आए थे, तो धार्मिक उथल पुथल का काल माना जाता है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, इसलिए ये आया था, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ। बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी परिव्राजक घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार प्रसार करके एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी कर रहे थे। यही महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं, जैसे चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र और पाइथागोरस वगैरह भी आए थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिसमें पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। यज्ञों में बहुत धन व्यय होता था और पशु बलि भी दी जा रही थी और उसको बढ़ावा मिल रहा था, इसलिए ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो जो कालपी नगर है उसका संबंध है यमुना से। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिय नाम से विख्यात था। समय के साथ इसके नाम में संक्षिप्त होता होता कालपी हो गया। 4ठी शताब्दी में राजा वासुदेव द्वारा इसे बसाया गया था।
कुछ आती हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है, मतलब हमें जनपद को उसकी राजधानी बतानी है। कुरु की राजधानी रही है इंद्रप्रस्थ। कौन सी थी? कुरु थी। इंद्रप्रस्थ। पांचाल की अहिछत्र और काम्पिल्य। कौशल की थी साकेत और वस्त की थी कौशाम्बी। तो पहले आते हैं कुरु। कुरु की रही है राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की रही है अहिछत्र। कौशल की रही है साकेत और वस्त की रही है कौशाम्बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है, महाजनपद को राजधानी बतानी है। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। कुरु की है इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की है मथुरा और अश्मक की है पोतान या पोटली प्रतिष्ठान। महाजनपद में मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, कुरु की है इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की है मथुरा और जो अश्मक है इसकी राजधानी रही है पोतन। क्या रही है? पोतन इसकी राजधानी रही है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ओके, कंबोज हाटक सही है, इसकी राजधानी। अश्मक की पोटली पोतनी प्रतिष्ठान थी। सूरसेन की थी मथुरा, ना कि श्रावस्ती, तीसरा गलत हो जाएगा। कौशल की श्रावस्ती थी और शाकिस थी। कंबोज राजपुर हाटक रही है राजधानी। अश्मक की है पोतनी पोटली प्रतिष्ठान। सूरसेन की है मथुरा और कौशल साकेत और श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत की प्राचीनतम 16 जनपदों में से कुल कितनी महाजनपद थी? तो 8 थी भैया, 8 उत्तर प्रदेश में अभी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बुद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्राचीन भारत की श्रेणी व्याख्या के बारे में आसक्त है? ओके, तो श्रेणी व्यापारी कारीगरों का संगठन था, तो ये सही है कि जो श्रेणी थे वो कौन थे? व्यापारी थे, कारीगर थे। दूसरा आते हैं उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती, तो ये भी सही है कि जो श्रेणी थी वो वस्तु की गुणवत्ता और कीमत का निर्धारण करते थे। नेक्स्ट आता है, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखते थे, तो ये भी सही है कि उनका जो आचरण होता था अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखते थे। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, तो ये गलत है। पूरे में प्रचलित थी प्राचीन भारत में, तो ये डी गलत हो जाएगा। प्राचीन काल में भारत में एक ही शिल्प या व्यवसाय करने वाले के समूह को श्रेणी की संज्ञा दी जाती थी। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण था उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों की स्थानीयकरण। श्रेणी देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन करते थे। वस्तु की गुणवत्ता उनकी कीमत का निर्धारण करने के साथ साथ वो अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखते थे। उत्तर भारत के साथ साथ ये दक्षिण भारत में भी श्रेणियों का प्रचलन उल्लेख में मिलता है। इसके साथ हमारे जो महाजनपद का काल है उसकी राजनीति खत्म होती है।